शुरुआत करते हैं हम पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट्स का मतलब है जो कृषक विद्रोह है या जो कृषक आंदोलन चला है आज़ादी के आंदोलन के साथ-साथ उसके बारे में। देखिए शुरुआत ये है कि पीजेंट्री एंड कोलोनियलिज्म हमें ये पता है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे उन्होंने किस तरीके से भारतीय चरखा को तहस-नहस कर दिया। सारा का सारा कच्चा माल ब्रिटिश मशीनों के में सेंड कर देते थे। इस तरीके से जो भारतीय कृषक थे जो अब तक कपास पर बहुत ज़्यादा आधारित थे, अब उनको कीमतें मिलनी कम हो गई और धीरे-धीरे चरखा जो उद्योग था ये भी खत्म हो गया, तो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हो गई और उनका शोषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने किसानों का जो शोषण का दूसरा तरीका जो अपनाया था, वो था विभिन्न प्रकार के जो लैंड सेटलमेंट्स उन्होंने किए थे, रेवेन्यू सेटलमेंट्स। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त किया था, इसके अलावा महलबाड़ी प्रथा उन्होंने स्टार्ट करी थी, रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया था। ये सब भारतीय जो पारंपरिक जो ढाँचा था राजस्व संग्रहण का, इससे एकदम विपरीत थे। ये सब कहाँ पे? ब्रिटिश ढाँचा था और इन सब चीज़ों ने जो भारतीय कृषक थे इनको बहुत अधिक एकदम नीचे निचले तबके पर लाके खड़ा कर दिया था। अब बस वो गरीबी से जूझ रहे थे और इन्हीं गरीबी के साथ-साथ में जब कभी आपदा आती थी जिसको हम अकाल बोलते हैं या फिर आम भाषा में जिसको हम फेमाइन बोलते हैं, तो उनसे ये बच नहीं पाते थे। हज़ारों लाखों संख्या में इनकी मृत्यु होती थी। कई सारी फेमाइन थी जैसे 1866 का उड़ीसा फेमाइन आया था। 1897-98 में फेमाइन आता है। ठीक है? इसके अलावा 1943 में फ़ेमाइन आता है, लगभग 30 लाख लोगों की डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। सो दीज़ आर द रिपरकशंस ऑफ द ब्रिटिश colonial रूल इन इंडिया। इसके अलावा बात ये भी करेंगे कि उ जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उससे उपजने वाली समस्याएँ क्या थी? हाई रेंट्स, बहुत ज़्यादा मतलब रेंट यानी कि कर्ज़ा सॉरी ये जो किराया था ज़मीन का बहुत अधिक था। इल्लीगल लेवाइज़ मतलब ज़बरदस्ती के कुछ टैक्सेस वग़ैरह लगा देना, ज़बरदस्ती उनको उनकी ज़मीन से बाहर निकाल देना, काम करवा ले रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, अनपेड लेबर। इसके अलावा ज़मींदार और ब्रिटिशर्स के जो क्रच होता था, उनके जो पंजे थे, उनके बीच में फँस के रह गया था भारतीय कोलोनियलिज़्म का किसान। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से किसान ने धीरे-धीरे अपना सिर ऊँचा करना स्टार्ट किया, यानी कि अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट करी, लेकिन आवाज़ उठाते तो उठाते कैसे? ना तो वे पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास कोई एक ऐसा नेता था, जो ये उनको बोल सके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शुरुआती दौर में अब एक संस्था जिन्हें हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे शुरुआती अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का रुख देखेंगे, किसानों के प्रति तो बहुत हम इसको कह सकते हैं पैसिव रुख था। शुरुआत में ये चाह ही नहीं रहे थे, कांग्रेस वालों ने स्पष्टली मना कर दिया था कि हम किसी भी वर्ग की यानी कि किसी भी सामाजिक पचड़ी में नहीं पड़ेंगे, कोई भी सामाजिक मुद्दा हम नहीं उठाएँगे क्योंकि इससे हमारा जो राजनीतिक आंदोलन है ये कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बात है कांग्रेस के शुरुआती जो नेता थे, गांधी जी से पहले के जो भी लीड कर रहे थे, उनका भी ये मानना था तिलक जी को छोड़ दें कि जो आम जनमानस है, आम जनमानस में तो सभी आ जाएँगे, कौन-कौन आ जाएगा? लेबर क्लास आ जाएगी, इसी में आप कृषक क्लास आ जाएगा, जो कृषक वर्ग है। वो ये मान रहे थे कि चूँकि ये पढ़े-लिखे नहीं हैं, इनमें राजनीतिक चेतना का अभाव है, इस वजह से अगर हम इनको अपने आंदोलन में जोड़ लेंगे या फिर ये हमारे हम इनकी इनका आंदोलन में कुछ मदद करेंगे, तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, हमारा मूल उद्देश्य है, हम उससे विचलित हो जाएँगे। ये लेकिन हालाँकि तिलक ने हमेशा पीपल की पावर को हमेशा यानी कि जो लोगों की शक्ति को हमेशा चाहा है। तो गांधी से पहले जो मास लीडर थे वो सिर्फ़ इंडियन हिस्ट्री के अंदर तिलक थे। उसके बाद गांधी जी लीडर आते हैं। तो गांधी जी बड़े लीडर क्यों बने? क्योंकि तिलक ने बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया था। तिलक ने जनता की पावर को, जो शक्ति को पहचान लिया था। इनका मानना था ये जो हमारी जनता है, इसी को हम जब जोड़ेंगे, जो आम जनमानस को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे इस आंदोलन में, तब तक हम ब्रिटिश हुकूमत को हरा नहीं पाएँगे। चलिए, ये सब मूलभूत चीज़ें हो जाती हैं। तो अब 1857 के बाद जो क्रांति हुई, उसके बाद जो पीसेंट का जो नेचर है वो बदलता कैसे ज़रा देखते हैं। पीजेंट इमर्ज एज़ अ मेन फोर्स इन द एग्रेरियन मूवमेंट। अब वो जो एग्रेरियन जो कृषक मूवमेंट थे, उनमें जो पीजेंट्स यानी कि पीजेंट्स होते हैं, किराए के जो किसान थे, किराए के किसान, ठीक है ना? जो किराए पर खेती करते थे ना कृषि, वो उनकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब वो डायरेक्टली उन्होंने अपनी डिमांड्स उठानी स्टार्ट कर दी थी। डिमांड जनरली उनकी जो थी वो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर आधारित थी, यानी कि आर्थिक उद्देश्य पर आधारित थी। उनमें से क्या था? अच्छा, जो बात है कि जो मोमेंट्स जो भी कृषकों ने किया है उन्होंने, शुरुआती जो थे उनके डायरेक्ट डिमांड्स होती थी कि जल्दी से जल्दी कि वो ये चाहते थे ब्रिटिश जो हुकूमत है, डायरेक्ट उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रिटिश प्रशासन खत्म हो जाए। उनको अपना दुश्मन उस समय ब्रिटिश प्रशासन ही है या ब्रिटिश राज ही उनका दुश्मन है, इस बात का उनको अभी जानकारी ही नहीं थी। वो बात उनकी चेतना में ही नहीं थी। उन्हें बस ये लगता था उस समय उनके दुश्मन है वो है फॉरेन प्लांटर्स एंड इंडिजिनस जमींदार, कि जो लोग उनको कर्ज दे के ज़बरदस्ती नील की कृषि करा रहे हैं, जो बागान मालिक से, उनको लगता था बस यही उनके दुश्मन है, ये हट जाएँ, ब्रिटिश शासन रहे ना रहे, उनसे उनका कोई मतलब था नहीं।
उनके दिमाग में ही नहीं था कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। और दूसरे दुश्मन उनके लिए थे जमींदार, क्योंकि जमींदार से भी उनका शोषण कर रहे थे दोवन। तो उनके 2 डायरेक्ट दुश्मन थे, प्लांटर्स और जमींदार। तो शुरुआती जो आंदोलन हुए हैं, इन्हीं दोनों के विरुद्ध में करे हैं, ना कि उन्होंने ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में शुरुआती आंदोलन नहीं होते हैं, कृषकों से संबंधित हैं। और उनकी जो मांगे थी इनिशियली स्पेसिफिक थी, बहुत ही विशिष्ट मांगे थी। अब विशिष्ट मांगों में क्या आता है कि भाई हमारा जो रेंट है ये कम कर दो, हमारा जो कर्जा है ये कम कर दो, इलीगल जो लेवाई है यानी कि अनैतिक तरीके से जो आपने टैक्सेस लगा दिए ये खत्म हो जाए, या फिर जबरदस्ती उनकी जमीन अपने किसी ने नाम करवा दी है, जमींदार ने उनको जमीन से निकाल दिया है, इनमें छूट दे दो। कभी उन्होंने शुरुआती दौर में ये डिमांड ही नहीं की है कि आप भाई ब्रिटिश शासन को, जो ब्रिटिश शासन है उस समय, इसको बाहर फेंक दो। ठीक है। कॉलोनियलिज्म वाज नॉट, अब ये सब चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। देयर वाज नो कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बात ये कि वो अगर उन्होंने 1 महीने स्ट्रगल कर लिया, उनकी मांगे मान ली गई, तो संघर्ष बंद हो जाता था। भला वो फिर क्यों ही करेगा कोई। इसके अलावा नहीं भी मानी गई तब भी 10-15 दिनों तक उन्होंने संघर्ष किया, नहीं मान रहा है तो ठीक है आप ऐसे ही चलेगा, जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे। और उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। आप तभी देखते हैं कि 1884-1885 के अंदर जो मद्रास एसोसिएशन टाइप के, मुंबई एसोसिएशन मानी जमींदारों की, लैंड होल्डर सोसाइटी 1836 में आके बनती है ना। तो ये कुछ थे। अब ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, वो लैंड जो ओनर्स थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे, उनकी हकों की बात कर रही थी। लेबर्स क्लास की बात तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी कर ही नहीं रहा था। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी शुरुआत में इनसे बेरुखी अपनाई हुई थी। The peasants developed a strong awareness of their legal rights and asserted them in the outside the courts। इसके बाद 1857 आते आते तक उन्हें अपने जो कानूनी अधिकार होते हैं उनके बारे में वो अब जानकारी करने लग गए थे धीरे धीरे करके। और अब वो कोर्ट्स के चक्कर भी काटने लग गए थे, यानी कि कोर्ट्स में बहुत सारे मुकदमे हो गए थे। और जनरली जो मुकदमे होते थे वो क्या होते थे, कृषक वर्सेस जमींदार या फिर कृषक वर्सेस जो ब्रिटिश अधिकारी थी उनके विरुद्ध में थे। तो कहने का मतलब है कृषक वर्ग में जो चेतना है वो 1857 आते आते अब जाग गई थी, क्योंकि आंदोलन हो चुका था उस समय, है ना। अगर हम कमी की बात करें तो बात ये थी कि उनके जितने भी आंदोलन थे वो कभी भी एक नेशनल या कह सकते हैं राष्ट्रीय विद्रोह, कृषक राष्ट्रीय विद्रोह कभी कन्वर्ट हो नहीं पाया। दूसरी बात है जो मोबिलाइजेशन, जो पीजेंट्स थे यानी कि जो कृषक थे आपस में जो जो संगठित थे, वो वर्ग क्लास के आधार पर नहीं थे कि हम सब पीसेंट्स हैं तो हम सब एक हो जाएं। वो समुदाय के आधार पर थे कि हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग थे। ठीक है, इस आधार पर थे। उसके अलावा उनकी सामाजिक पहचान थी, ना कि कोई आर्थिक पहचान नहीं थी। सामाजिक पहचान धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर थी। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अच्छा, लेकिन इनकी जो मदद है, शुरुआती दौर में कृषकों का जो हक है, उनकी रक्षा करने वाले तो कोई नहीं थे, लेकिन इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट देने वाले कुछ लोग थे। वो थे मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग था, मिडिल एजुकेटेड जो क्लास था। उनमें कौन-कौन से आते हैं, जो जनरली लॉयर्स थे शुरुआती दौर में, या फिर जो संपादक हुआ करते थे न्यूज़पेपर के, जनरली उन्होंने। किसी ने कुछ पुस्तक लिख के कृषकों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में चर्चा करी। किसी ने अपने जो न्यूज़पेपर जो छाप रहे हैं लोग, प्रिंट कर रहे हैं, उनके माध्यम से कृषकों की बात उठाई है। तो इस प्रकार से जो शुरुआती जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, दे हेल्प द पीजेंट मूवमेंट। शुरुआत जैसे करते हैं 1860 में बंगाली नील दर्पण, है ना, एक नाटक लिखा गया था। और इसी के अलावा जो बंगाली पोएट थे माइकल मधुसूदन दत्त ने इसी नील दर्पण को क्या किया था, ये ट्रांसलेट किया था। क्योंकि हमें पता है कि 1859 के अंदर क्या हुआ था, नील विद्रोह घटित हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था, 59 में। तो नील दर्पण की रचना कब हुई, 1860 में। और नील दर्पण का इंग्लिश से बंगाली ट्रांसलेट, सॉरी, नील दर्पण बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा। इसी के अलावा कुछ कुछ और न्यूज़पेपर थे, द हिंदू पैट्रियट जैसे कि, और ए सोम प्रकाश जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। ये जो 2 न्यूज़पेपर थे, इन्होंने भी पीसेंट्स की बात करी है, पीसेंट्स के हक की बात करी है। बाद में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, इसने भी जो इंडिगो पीजेंट्स थे यानी कि जो नील कृषक थे, उनके हक की बात इसने भी करी 1851 के टाइम पे। इसके अलावा आप देखोगे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये भी इंडियन एसोसिएशन के सदस्य हुआ करते थे। इसके अलावा सिंह सभा पंजाब के रीजन में, आर्य समाज पंजाब के रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। फिर पंजाब में एक चेनाब कैनाल, मतलब इन्होंने जो चेनाब नदी से एक कैनाल बना दी थी, तो उसके उस पे उन्होंने वाटर टैक्स लगा दिया था। तो इसके विरोध में पंजाब में बहुत आंदोलन हुआ। इसमें लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, सिंह सभा और आर्य समाज ने इन सब किसानों का समर्थन किया। अगर आप न्यू मॉडर्न राइटर्स की बात करेंगे तो इसमें जो थे रामचंद्र गुहा, इन्होंने कृषक समाज के बारे में बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि 1857 आते-आते तक जो किसान थे, वो अपने आप में इतने सक्षम हो चुके थे कि वो अपनी जो डिमांड्स थी, जो अपनी उनकी माँगें थी, उनको वो
मनवा सकते थे। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि नहीं, वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से उनकी डिमांड्स मानी गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो जो अदर लीडर्स ने इनकी हेल्प करी है वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए थे। दैट्स मीन्स वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए आए थे कि उनको फायदा मिल सके किसानों की आड़ में आकर। तो ये ऐसा व्यूज प्रोसेस किया है। सबाल्टर्न हिस्टोरियन इनको बोलते हैं, गुहा। सबाल्टर्न हिस्टोरियन किसको बोलते हैं? जिन्होंने बीमन की बात करी है, लेबर क्लास की बात करता है, ठीक है ना, आने की मतलब है बॉन्डेड लेबर्स की बात कर रहे हैं, जो दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, लोअर क्लासेस की, वो सबाल्टर्न स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है। उनमें से बड़ा फेमस नाम है रंजीत, रंजीत भी है, और ये रामचंद्र गुहा भी है। पीजेंट मूवमेंट्स जो हुए हैं, एक बार देख रहे हैं। पागलपंथी, तो पागलपंथी पागल व्यक्ति हो गया, पागलपंथी 35, ठीक है, 25-35, पागल 25-35। बंगाल में अब कौन, ये हुआ क्यों है? अगेंस्ट हाइक इन रेंट, बंगाल में किराया बढ़ा दिया गया था जमीनों के, इसके विरोध में हुआ है। अब इसमें के जो लीडर थे वो कौन से थे? करम शाह, टीपू शाह। तो याद कैसे करेंगे? किसी के कर्म में ही कोई व्यक्ति पागल लिखा हुआ हो। वो जो टीपू सुल्तान शाह था ना, वो एकदम पागल था। टीपू सुल्तान पागल था, ऐसा रख लो। किस जनजाति के थे? हजोंग और गारो ट्राइब्स थे, ठीक है ना। हजोंग और गारो ट्राइब्स इन द रीजन ऑफ बंगाल, नॉर्थ बंगाल में। इंडिगो रिवॉल्ट 1857 में हुआ है, ठीक है। नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो था बंगाल का, वहां पे अब पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड बाय यूरोपियन फैक्ट्री ओनर। जो यूरोप के जो नील कारखाने के जो मालिक थे, वो फोर्स करते थे उन लोगों को कि आप अपने खेतों में इंडिगो यानी कि नील की कृषि करो। लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपकी ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी पूरी खींच लेती थी, और चूंकि नील एक खाद्यान्न फसल नहीं थी, इस वजह से कमर्शियल फसल उस समय भारतीय किसान करने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट कौन हो रहे थे? ये यूरोपियन फैक्ट्री ओनर्स। दीनबंधु जो मित्र हैं, उन्होंने एक लिखा इसके ऊपर, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने इसको ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में, मधुसूदन दत्ता ने। इसके बाद चर्चा करके आए हैं। अब इसके नेता कौन है? दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ हिंदू पेट्रियोट। इनका भी इंपॉर्टेंट योगदान था, किसका? हरिश्चंद्र का। तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। तो विश्वास है ना नील, तो आप अच्छे ब्रांड की नील खरीदते हैं, उसी पर आपको विश्वास होता है। तो विश्वास वाले जो है वो नील आंदोलन से। पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सेक्टर में, पूना में एमजी रानाडे, और इन्होंने पॉपुलराइज किया पीजेंट के लीगल राइट्स के बारे में। ये बहुत पहली शुरुआती दौर के कोई ऐसी इंस्टीट्यूट था तो उन्होंने पीजेंट्स के राइट्स की बात करी है शुरुआती दौर में। इसके बाद हम देखेंगे पावना एग्रेरियन अपराइजिंग 1873 में, पावना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल के शाह चंद्र रॉय और शंभू पटेल, ठीक है, अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ पीनेंसी बाई जमींदार। और इसी जो पावना एग्रेरियन अपराइजिंग है, इसी के बेसिस पे ही बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास कर दिया जाता है। रामोसी अपराइजिंग 1877 से 87 में, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वासुदेव बलवंत फडके इसी का एक पार्ट थे। इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश फेलियर टू टेक अप एन एंटी फेमाइन मीजर, क्योंकि 1876 में जो फेमाइन आई थी, जो अकाल आया था, ब्रिटिशर्स ने पर्याप्त ऐसे कदम नहीं उठाए थे जिससे लोगों को राहत मिले। तो इसी के विरोध में ये रामोसी अपराइजिंग हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1876 की फेलियर की फेमाइन स्टेप्स फेलियर की वजह से कौन सा आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में? रामोसी अपराइजिंग, वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा इनके लीड किया गया। बिजौलिया मूवमेंट हुआ है राजस्थान में, बिजौलिया 1905, 13, 16, 1927, यानी कि 1905 से लेकर 1927 तक। सीताराम दास और विजय पथिक सिंह, अब देखो ये नाम ही लग रहे हैं राजस्थान टाइप के। द मूवमेंट अराउज ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ 86 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स। देखो 86 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस जो सेसेस थे पीजेंट्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं, तब ये रामोसी आंदोलन हुआ। कितने टैक्सेस? 86। ये बहुत यूनिक फिगर है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट। गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल इसमें लीड कर रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल 1918 में। क्रॉप फेल्यूर की वजह से जो रेवेन्यू था उसमें कुछ रियायत मांग कर रहे थे किसान, लेकिन उनको नहीं दी जा रही थी, तो फिर उन्होंने वहां पे एक आंदोलन किया, लीड किया गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने। उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा, अब इन दोनों के नाम में किसान किसान इस वजह से मैं कंफ्यूजन हो जाता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो ये 20 का जीरो दिख रहा है, ये ओ ऐसे बन रहा है, तो आउद 1920 आउद। आउद वाला कौन है? बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र अवध वाला है, और जवाहरलाल नेहरू। और उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी ने। मोपला जो रिबेलियन की बात करें 1921 में केरल में हुआ था, मालाबार रीजन में, सैयद अली और सैयद फैजी। वही है कि हिंदू जमींदार सॉरी, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध में। 1921 में मणिपुर में कुकी मूवमेंट भी हुआ। एका मूवमेंट भी 21 में होता है, नहीं 21 में कुकी नहीं, 1878 में कुकी मूवमेंट होता है। एका मूवमेंट हुआ 21 में अवध में, मदारी पासी, ठीक है, हायर रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेंट की वजह से ज्यादा रेंट की मांग करी जा रही थी।
आंध्रा राइट्स एसोसिएशन 1928 में हुआ आंध्र प्रदेश में, एन जी रंगा इसमें लीड कर रहे थे, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 स्वामी सहजानंद, ठीक है, श्रद्धानंद नहीं ये कौन है, सहजानंद है। प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा तेभागा मूवमेंट 1946 में बंगाल में हुआ है, कम्युनिस्ट ने इसको लीड किया है। और तेलंगाना मूवमेंट 1945-41 हैदराबाद में मनी लैंडर्स के विरोध में। डक्कन राइट 1875 में हुआ है। क्यों हुआ था? क्योंकि हैवी टैक्सेशन हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम में बहुत हैवी टैक्सेशन हो गया। फिर ये हुआ कि जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था तो यहाँ से कॉटन बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जा रहा था, तो इसकी कॉटन की प्राइसेस बढ़ गई, तो किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे थे। लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गया तो कॉटन की प्राइसेस कम हो गई, तो लोगों को अब घाटा होने लग गया। तो फिर डक्कन राइट 1875 में हुआ। जो एग्रीकल्चर का रिलीफ एक्ट है 1879 में, ये आया था डक्कन रिवॉल्यूशन। इसके बाद the commission produced a report that was presented to the ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878, ठीक है। द कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1878 में, उसके बाद ये रिलीफ एक्ट 1879 में आया। 1857 में द कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटेन में इसकी स्थापना करी गई। कब? 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की। और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन हुआ है। उनका ऑब्जेक्टिव था टू एनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो मेन सेंटर हुआ करता था कॉटन का, दक्कन के पोर्ट से ये मिर्जापुर आता था, फिर ये गंगा के रास्ते तक पोर्ट्स तक जाता था। अच्छा, जो नील कमीशन आएगा, जो आपको कह सकते हैं जो नील कमीशन है, इसमें आए थे स्टार कार करके कोई एक था, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इस कमीशन के अंदर उन्होंने इसकी जांच हुई थी, ठीक है। ये कमिश्नर थे उसकी जांच में, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, जो तिनकठिया प्रणाली है नील की, ये खत्म होनी चाहिए। 1859 का जो रिवॉल्ट हुआ था। चलिए, तो ये था मूवमेंट्स, हमने ये खत्म किए हैं, बाकी हम देखेंगे आगे। यही देख लेते हैं, चलिए। नहीं, ठीक है, आगे देखें।